बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बाद वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पर यह मामला भी खत्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
बरतानिया से आवाज़ उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीज़ है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में ISI ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और IG भी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो ISI कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर ISI ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो ISI ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम TV चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ेनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ेनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए यह भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया। यूएई का जो सारा कारोबार है जिसपे वो बहुत पैसा बनाते हैं, वो टूरिज्म का है और उनका रियल स्टेट का कारोबार है। ये अब कीमतें एकदम नीचे गिरेंगी। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहां खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहां खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहां पे जाएंगी, ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रिजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज्यादा टाइम उनके पास नहीं है। ज्यादा टाइम लगेगा तो बाकी मुमालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन गोल बोल दिया, आगे चल के आपको मैं बताता हूं। तो अमेरिका को फौरी तौर पे करना पड़ेगा जो भी करना है, वो उसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने, और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना है और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और होगी, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त है। इनकी पोजीशन फिर बदल जाएगी, क्योंकि जंग के बाद जो है सूरत हाल कुछ और होती है। फिर बहुत सारे और फरीकैन भी बीच में बैठ जाते हैं, तो ईरान एक विक्टिम के तौर पे भी सामने आ सकता है। दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पे जो उनकी मिसाइल की सलाहियत है, उसको खत्म करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनको तबाह करें, ईरान के साथ मुज़ाकरात करके करें या कुछ भी करके करें, उन्हें यह खत्म करना है। अब ये अहदाफ कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ईरान अब कभी भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी लाइफ लाइन है। ईरान को यह समझ आ गई है कि अगर ये मिसाइल भी उसके पास ना होते तो वो किसी को भी जवाब ना दे सकता।
तो खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, पूरे खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया गया है, और ना ही ईरान के लिए अच्छी खबर है। और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती, तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे, ख़ास तौर पे बड़े वाक़यात के हवाले से, बड़ी शख्सियात के हवाले से, उनकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत शहीद हो गई है तो फिर ईरान उसकी कन्फर्मेशन करेगा तो आपको पता चलेगा, और ईरान इतनी जल्दी करेगा नहीं। वो जब तक के मुतबादिल बंदोबस्त नहीं करेगा तब तक वो कोई कन्फर्मेशन नहीं देगा, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आयतुल्लाह ख़मीनी के कुछ अजीज़, उनके एक बेटे के बारे में इत्तला आई, उनकी बहू के बारे में इत्तला आई, उनके एक दामाद के बारे में इत्तला आई कि वो शहीद हो गए, और जब कंपाउंड के ऊपर अटैक किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आए तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने बताया जी उनकी बात हुई अमीर कतर से, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान यूएई के जो सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, उनसे भी बात हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनका नाम लिया, इनसे बात की, लेकिन ईरान के हुक्मरानों से शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पे भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये जंग अमेरिका ने शुरू की है, एक जगह पे उन्होंने इसराइल का नाम लिया, और उन्होंने ईरान की भी मजम्मत की कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों मिसाइल दागे जहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद थे। तो ये तो ऑब्वियस था, जहाँ पे अमरीकी अड्डे होंगे वो वहीं पे जवाब देंगे। यानी अगर दो घर आमने सामने हैं, मेरे घर के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है सामने वाले घर से, और वो उनके घर के अंदर आया हुआ बंदा, तो सामने वाले से मेरे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, मैं उसको दो बातें ही कह सकता हूँ, या तो इसको बाहर निकालो, तो या मुझे इजाज़त दो मैं इसको मारूं। यानी मेरे पास तो तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, या तो इसको बाहर निकाल लें तो या मैं इसको मारूंगा। तो वो ये वाली सूरत हाल बनी हुई, मैं सादा करके आपको समझा दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक तो ईरानी क़यादत से बातचीत नहीं की, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ लिखा, और अमरीकी सदर को शहबाज शरीफ साहब सेवियर कहते हैं जनूबी एशिया का। इसके ऊपर भी मैंने एक सर्वे करवाया। ये नाज़रीन ज़रा सर्वे आप देखें, आप सर्वे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे सोचते हैं और शहबाज शरीफ कैसे सोचते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था, पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा उसके ऊपर हमने एक सवाल करवाया अवामी सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। क्या आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस दावे को दुरुस्त समझते हैं? हाँ के लिए या यस के लिए 1 लिखें, और नहीं के लिए या नो के लिए 2 लिखें। तो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर वोटिंग की, और इसमें जो वाज़े जवाब आए वो 87.3% है, और जिन लोगों ने खाली बहस की वो 12.7% है। अब आ जाए जिन लोगों ने वाज़े जवाब दिए उनकी परसेंटेज क्या है। 98.2%, यानी 98.2% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयान गलत है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज नहीं है, सेवियर नहीं है। और 1.8% लोग शहबाज शरीफ के इस दावे के हामी हैं, और वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है। 2% से भी कम लोग शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं, और 98.2% लोग पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के बयान के खिलाफ खड़े हैं। ये है नादरीन सूरत हाल। अब दुनिया के ऊपर असरात क्या होने जा रहे हैं देखें। इस पे ईरान ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान ने गोल मोल स्टेटमेंट दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी नाम नहीं लिया पाकिस्तान ने इसराइल का, अमेरिका का, और बगैर नाम लिए पाकिस्तान ने मजम्मतें की हैं। ईरान के ऊपर अटैक की भी और खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक की भी मजम्मतें की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं दिया। जितने भी तज्जियाकार हैं उन सबका ये मानना है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी और पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। देखें ना, ईरान के अंदर अगर नया रजीम आ जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ जाएगा। फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के पहले ही हालात ख़राब हैं, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म रहता है, तो पाकिस्तान पे हर तरफ से एक दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को दबाया जाएगा। और मुसलमान मुल्कों के ना 2 मसले होते हैं सिर्फ, हमेशा से, ये बात आप पल्ले बांध लें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान मुल्कों के लिए मसाइल बन जाती हैं। नंबर 1, उनके वसाइल, जितने ज़्यादा किसी मुसलमान मुल्क के पास वसाइल होते हैं वो फिर दूसरों की नज़र होती है कि ये वसाइल हमें मिलने चाहिए, जैसा कि इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, उनका सारा तेल निकल गया। अभी वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। और दूसरा जो मसला होता है वो मुसलमान मुल्कों के हथियार होते हैं, यानी जो भी थोड़ा सा ताकत में ऊपर जा रहा होता है या ज़्यादा होता है उसके साथ किसी दूसरे को या तो लड़वा दिया जाता है या उसके हथियार छीन लिए जाते हैं या तल्फ कर दिए जाते हैं।
ईरान के साथ अभी यही हो रहा है, इराक के साथ यही बहाना बनाया गया, और जो अफगान तालिबान है उनके साथ भी यही लड़ाई है। पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत है, और इसराइली वज़ीर आज़म एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं, अमेरिकन भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों के पास एटम बम उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगली बारी पाकिस्तान की आएगी, अगला असर पाकिस्तान के ऊपर आएगा। क्या ये लड़ाई मजीद फैल सकती है? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई लिंगर ऑन करती है तो तीसरी जंग अज़ीम क्या हो सकती है? सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है, और बाद लोग जो हैं वो जो जंगों के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि जंगें होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी लड़ रहा है। रशिया अपने मकासद के लिए सेंट्रल एशिया में और जिस तरफ वो पहले ही बढ़ रहा है उस तरफ मजीद कार्रवाई कर सकता है। चाइना ताइवान को कंट्रोल कर सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें और खित्ते में और जो तनाज़ात हैं ये अगर बढ़ जाते हैं, सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी एक तनाज़ा पैदा हुआ है। अगर ये तनाज़ात कल को ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ भी जा सकती है, और उसका आगाज़ देखें, किसी भी जंग का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इंसानियत का बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है ऐसी सूरत में, और जंग कभी भी इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए बेहतर चीज़ नहीं होती, ये हमेशा नुकसान देती है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके इम्कानात हमेशा रहते हैं, लिहाजा जितने बड़े ममालिक और लीडर होते हैं उनको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना होता है। नाज़रीन, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़हरान ममदानी, इन्होंने ईरान पर फौजी हमले पर यह कहा कि यह गैर कानूनी और जारहाना अमल है, ये तबाहकुन शिद्दत इख्तियार कर सकता है। शहरों पर बमबारी, शहरियों की हलाकतें, ये नया जंगी महाज खोलना अमरीकी अवाम ये नहीं चाहते, और एक और रजीम चेंज की बजाय महंगाई का खात्मा चाहते हैं अमरीकी अवाम, अमन चाहते हैं अमरीकी अवाम। ये ज़हरान ममदानी ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर, और कोई भी अमेरिका में उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, ना उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो ये लिटमस टेस्ट किया जाता है बार बार, दसो जी तुसी किदे हल लो, आप जंग के साथ हैं या नहीं हैं, आप ये करते हैं या नहीं करते, आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते। तो पाकिस्तान में ये किया जाता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते। मैं वादे कर दूं कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए की जाने वाली जंग की मुखालिफ हूं, और हमारे फौजियों को ट्रंप की अपनी पसंद की जंग की खातिर खतरे में डाला जा रहा है। ये उसका स्टेटमेंट है। कुछ लोग इस जंग की हमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इस जंग की जो है मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये जंग अब पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी अहदाफ हासिल करने हैं उसे बहुत तेज़ी से काम करना होगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। और ईरान अगर चंद दिन और निकाल गया तो अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान को सिर्फ रेजिलियंस शो करनी है, उन्होंने अपना रजीम कायम रखना है और जवाबी कार्रवाई करते रहना है जितनी वो कर सकता है। बल्कि ईरान ने यह कहा है कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई के लिए इतना मवाद मौजूद है कि हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। उन्होंने कहा अब तक हमने जो मिसाइल चलाए हैं ये वो रवायती मिसाइल हैं जो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद हैं, हम अपने जदीद मिसाइल चलाएंगे जिनकी तादाद हज़ारों में है, तो सबको लग पता जाएगा। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। अब देखना है कि इन स्टेटमेंट्स के बाद क्या होता है। रशिया चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान को अपना रोल इसलिए भी प्ले करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेट पैटर्न है, बारी बारी सबकी बारी। पाकिस्तान के एटमी हथियार पूरी दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, और पाकिस्तान अगर अपनी हिफाजत करना चाहता है तो उसे ईरान को बचाना पड़ेगा, अपना असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ईरान अगर बच जाएगा तो फिर पाकिस्तान की बारी जल्दी नहीं आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये बारी बारी सबकी बारी वाला फॉर्मूला है, और ये अब से नहीं बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।